हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि आपका बाल विकास। इसके अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अत्यंत उत्तरीय प्रश्नों को इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे के सारे प्रश्नों को पार्ट 1 में पढ़ लिया था। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 के प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, जब मैंने आपकी क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्तित्व है इसे मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप सही कर लीजिए इसको। 3 भागों में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर ये तीसरा हो जाएगा उभयमुखी। ठीक है, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये किसने बांटा था? युंग ने बांटा था। एग्जाम में पूछता है कभी कभी, युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 अब देखेंगे हम, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं या व्यक्तित्व मापन की विधियां बताइए। तो व्यक्तित्व के मापन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में हम जान सकते हैं। पहला है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरा है प्रक्षेपण विधियां। और ये तीनों के बारे में मैंने पूरा विस्तार से क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है कि आत्मनिष्ठ विधियां क्या होती हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां क्या होती हैं या प्रक्षेपण विधियां क्या होती हैं। जैसे किसी के व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना है, किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि वो कैसा है, या तो हम उसके साथ समय बिताएंगे या तो उसका इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार लेंगे, या तो कुछ प्रश्नों को उससे हल करवाएंगे, या फिर उसके आसपास उसके उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछेंगे। तो ये अलग अलग तीनों विधियों में ये चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी और किस तरीके से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी बुद्धि किस तरीके से बढ़ती है। और ये जो प्रयोग है, जीन पियाजे ने अपने खुद के जुड़वा दो बच्चे इनके थे, जुड़वा थे, और उन्हीं के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो वाइगोत्स्की हैं, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादकों में आपको मुख्य रूप से एरिक्सन मिलेंगे। तो आप एरिक्सन ही लिखिएगा, ठीक है। आप वाइगोत्स्की मत लिखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगी। तो एरिक्सन ही आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एरिक्सन है। हालांकि दोनों लोगों ने मिलकर दिया था, लेकिन जो नाम है वो एरिक्सन का ही आता है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 56 है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये दिया था, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए फ्रेंड्स, कोहलर नहीं कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। ऑलरेडी ये मैं पढ़ाई भी हूँ क्लास में, कोहलबर्ग ने दिया था। ये सब क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खुद से पढ़ते हो तो ये सही नहीं हो पाता है। तो किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, कोहलर ने नहीं। कोहलर ने क्या दिया था हम सभी को पता है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसके ऊपर प्रयोग किया था? कोहलर ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसे हम समग्र या पूर्ण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, कोहलर के सिद्धांत को। और यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो फ्रेंड्स, अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादक पावलो को माना जाता है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए, अभी मैंने आपसे बताया है कि सूझ का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, और ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम भी दिए हैं, उसको भी आप याद रखिएगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा 5 गौण नियम भी दिए हैं,
सीखने के। क्वेश्चन नंबर 60 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 है प्रबलन का सिद्धांत किसका है? तो हल का है। प्रबलन का सिद्धांत, प्रणोद, अंतर्नोद का सिद्धांत, ये सब किसने दिया है? हल ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है चिंतन को परिभाषित कीजिए। गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख करिए। तो चिंतन के प्रकार में प्रत्यक्षात्मक कल्पना, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन आदि आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है फ्रेंड्स तर्क के प्रकार बताइए। तो तर्क दो प्रकार का होता है, आगमन तर्क और निगमन तर्क। क्वेश्चन नंबर 65 है निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? तो जो निगमन तर्क होता है इस तर्क में दूसरे व्यक्तियों के अनुभवों को, विश्वासों को और सिद्धांतों का प्रयोग करके हम सत्य का परीक्षण करते हैं, जबकि इसमें हम जो आगमन तर्क होता है इसमें हम खुद खोज करके कोई नियम बनाते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 66 है तर्क विकास की विधियां बताइए। तो दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान, सूझ शक्ति का प्रयोग, ये सब तर्क विकास की विधियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? तो वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। याद रखिएगा, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, एग्जाम में पूछता है। फ्रेंड्स कोई भी समस्या हो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं किसी भी विषय को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 68 है वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। तो देखिए वंशानुक्रम के सिद्धांत या नियम जो है, देखिए सबसे पहले बीज कोष की निरंतरता का नियम है, फिर समानता का नियम है, फिर विभिन्नता का नियम है और फिर प्रत्यागमन का नियम है। ये वंशानुक्रम के सिद्धांत या नियम है, इन सभी को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 69 है वातावरण का अर्थ बताइए। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है, वो उसी तरीके की हो जाती है। हमारे आसपास जिस तरह लोग बात करेंगे उसी तरह हमारी भी भाषा हो जाएगी। जिस तरीके का खान पान हमारे आसपास के लोग का होगा वैसे ही हमारा भी हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, वातावरण जो है हमारे ऊपर हमेशा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 70 है वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 71 है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? तो भाषा ज्ञान का विकास करके, कहानियां सुना करके बच्चों में कल्पना शक्ति का हम क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है थॉर्नडाइक ने किन किन नियमों को प्रतिपादित किया था? तो मुख्य 3 नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभी मैंने आपको बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 73 है अधिगम की एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, या इसी को हम अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नामोल्लेख करिए। तो रुचि, अभिक्षमता, विषय का ज्ञान, सीखने की इच्छा, प्रेरणा एवं वातावरण। क्वेश्चन नंबर 75 है अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो अधिगम की प्रभावशाली विधियों में देखिए करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि से सीखना, ये सब सबसे प्रभावशाली विधियां हैं जिसके माध्यम से बच्चों को आसानी से हम विषय का ज्ञान करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया है कि 5 गौड़ नियम भी दिए थे थॉर्नडाइक ने सीखने के। तो मनोवृत्ति का नियम, बहु अप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। तो फ्रेंड्स इस यहाँ पर आप सही कर लीजिए बहु प्रतिक्रिया का नियम, अप्रतिक्रिया नहीं। तो मनोवृत्ति का नियम, इसके अलावा
बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं इसको आत्मीकरण का नियम भी कह सकते हैं, अनुरूपता के नियम को। क्वेश्चन नंबर 77 है, सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है? तो सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित करते हैं और इसीलिए अलग अलग सीखने के नियमों के बारे में हमें इस पूरे के पूरे सिलेबस में पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है? तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण मतलब किसी को देख करके उसी तरीके से उसी के पद चिन्हों पर चलना, उसी को अनुकरण कहते हैं। तो विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा दी जाने वाली या शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं और घर पर अपने माता पिता को देख करके वो सीखते हैं व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताइए। तो यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 81 है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? तो व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं और इसे ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं या सूझ का सिद्धांत कहते हैं, जिसको दिया किसने था? कॉलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 82 यही पूछ ही रहा है कि किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो कॉलर, कोफा और वर्दीमर। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 83 है, वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो भाषा पर। भाषा बच्चे को अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति को एवं उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, सीखने की मात्रा और सीखने की गति, सीखने की मात्रा और सीखने की गति को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे की सीखने की गति कितनी हो रही है समय के साथ साथ। तो ये हम दर्शाते हैं अभ्यास द्वारा सीखने की गति को सीखने के वक्र में। क्वेश्चन नंबर 85 है, सीखने में पठार आने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रेरणा का अभाव। ये सबसे पहला कारण होता है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है जिससे उसका मन जो है उसके आगे पढ़ाई में लगता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, सीखने का स्थानांतरण को परिभाषित करिए। तो बीजे अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है, या एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में हमें काम आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? सीखने का स्थानांतरण। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का नाम उल्लेख करिए। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो स्थानांतरण सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, जो स्थानांतरण होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और एक और होता है शून्य स्थानांतरण, जिसमें ना तो कह सकते हैं ना तो वो फायदा ही करता है ना तो वो नुकसान ही करता है, अगर हम किसी क्रिया को सीखने के बाद दूसरी क्रिया सीखते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने भौतिक विज्ञान पढ़ा है, अब वो होम साइंस पढ़ना चाहता है, गृह विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान का गृह विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है कि वो आपको मार्ग में डिस्टर्ब करेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से फ्रेंड्स, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो ये शून्य अधिगम स्थानांतरण होगा। और सकारात्मक में जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा है, उसके बाद आपके लिए स्कूटी चलाना सीखना या फिर बाइक चलाना सीखना आसान हो गया, तो ये सकारात्मक हो गया। और नकारात्मक में क्या होता है, आपने कोई कहानी कविता कुछ अच्छे से याद किया, उसके बाद आपने दूसरी कविता या कहानी याद की और दूसरी कविता या कहानी याद होने के बाद पहली को जब आप याद करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कुछ कुछ आपको भूल रही है, तो ये नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 89 है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? तो अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा है अभिप्रेरणा की। क्वेश्चन नंबर 90 है, अभिप्रेरणा को परिभाषित करिए। तो मैकडूगल के मतानुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि अभिप्रेरणा मैकडूगल के अनुसार किस तरीके से वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, रुचि को परिभाषित करिए। तो क्रो और क्रो के अनुसार रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, रुचि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रुचि दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। क्वेश्चन नंबर 93 है, रुचि और ध्यान का संबंध कैसा है? तो रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, रुचि का क्या अर्थ है? तो विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही क्या है? रुचि है। यानी कि किसी भी काम को अगर अच्छे से हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी रुचि होगी तभी तो हम करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्मृति से आप क्या समझते हैं? स्मृति यानी कि मेमोरी। तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे हुए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। जैसे कि किसी ने सिलाई कढ़ाई सीखा है तो वह उसने सीख लिया है, उसका रोज का अभ्यास है कि वो रोज उसको कर रहा है। कोई गणित का टीचर है, वो रोज रोज गणित पढ़ा रहा है, उसकी मेमोरी में वो गणित वाला पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैठ गया है कि किस चैप्टर में क्या पढ़ाना है, किस में कहाँ पर कौन से फॉर्मूले हैं। तो इस तरीके से मेमोरी की वजह से ही ऐसा होता है, स्मृति की वजह से ही ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। तो स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्मृति के मुख्य सोपान कौन कौन से हैं? तो मुख्य 4 सोपान अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 98 है, स्मृति को परिभाषित करने वाले कारक बताइए। तो रुचि है, प्रेरणा है, शांतिपूर्ण वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। तो ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। जितना ध्यान से आप कोई काम करोगे उतने ही अच्छे उसके क्या आएंगे? रिजल्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, इसके बाद एक पार्ट और बचा हुआ है जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। और उसके बाद आपके सारे के सारे जो पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय हैं, सारे के सारे जो पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय हैं, ये सब के सब पूरे सॉल्व हो जाएंगे। और इस तरीके से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे पवन सीरीज के। तो फ्रेंड्स, कोई भी समस्या हो, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेना है जो कि बहुत ही सस्ता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर कोर्स लेना है फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सारे विषयों को वहां पर मैंने पढ़ाया है। और अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आए तो आप लोग एक ही जगह पर अच्छे से पढ़ाई करिए, कहीं पर भी टिक करके किसी भी चैनल से। क्योंकि अगर आप इधर उधर भागोगे तो आपके पास समय भी अब बहुत ही कम बचा हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।